तो यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा जितने छात्र देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेंस में उत्तर प्रदेश राज्य से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपको यूपी को लेकर के बिल्कुल तैयार रहना है कि उत्तर प्रदेश की गहन जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश के जो किसान व कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डालिए और इसके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए आप लोगों को, तो अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्टेट की, अब ये हर एक राज्य का अपना अपना हो सकता है। यदि बिहार वाले बच्चे हैं तो उनका होना चाहिए बिहार के किसान और कृषि की समस्याओं को सुधार, है ना। छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं तो छत्तीसगढ़ के किसान हो, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों को उत्तर प्रदेश, अपने अपने स्टेट का आपको जानकारी प्रॉपर रखना है इन सारे टॉपिक्स को। ये इंटरव्यू के भी टॉपिक हैं और ये टॉपिक आपके मेंस में तो आपको पूछे ही जा सकते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को यदि हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक परिदृश्य देखें, तो उत्तर प्रदेश के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। ठीक है, गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, सारी चीजें हैं लगभग। अब ये कैसे पता चलता है हमें कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कृषि अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है? ये हमें पता चलता है क्योंकि हमारे प्रदेश की लगभग 59% से अधिक आबादी जो है वो कहाँ लगी हुई है? एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगी हुई है। तो वहाँ पे आपको तथ्य भी आपके पास पता होने चाहिए। जब भी आप कोई चीज लिखते हैं उसके सपोर्ट में एक तथ्य होता है, फैक्ट होता है। तो उत्तर प्रदेश एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश इसलिए है क्योंकि इसकी 59% आबादी कहाँ लगी हुई है? एग्रीकल्चर में। तो पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि और कृषकों से अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। जहाँ पे 60% आबादी काम कर रही होगी तो लगातार जो है आपको पता है कि प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। जब भी प्रश्न का उत्तर लिखना है, इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु कृषि अर्थव्यवस्था ही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 59% आबादी क्या कर रही है? एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्लियर है? ये बात आपने लिख दी। अब आप अदर स्टेट वाले अपने अपने स्टेट का डेटाबेस रखें, जानकारी रखें, जानना चाहिए जब आपको करना है। अब यहाँ पे दूसरी विषय क्या हो सकता है? दूसरा विषय, अब आप थोड़ा सा देखिए करंट में जो चीजें चली, जैसे अभी हाल फिलहाल में, इसके आगे लिखे, अतः उत्तर प्रदेश में कृषि और कृषकों से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं लगातार महसूस होती रहती हैं। हाल ही में कृषकों की मांग को लेकर के एक विशाल आंदोलन भी हुआ है। ठीक है, यानी आपने थोड़ा सा करंट को लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप यहां पे ये लिखेंगे कि कृषि के उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाए तथा कृषकों की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर के निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं। उसमें लेकर के क्रम से आप एक एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को लेकर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किसान व कृषि क्षेत्र की समस्या। पहला हेडिंग ये है, समस्याओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्या है? सुधार। दो चीजें हैं आपकी, पहला है समस्या और दूसरा है सुधार। तो सबसे पहली समस्या क्या क्या है उत्तर प्रदेश में? देखो, सबसे पहली समस्या है जोत का निम्न आकार। जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, और जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के कारण से उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी जोतें पाई जाती हैं। अब छोटी जोतों में यदि आप जोत का आकार लिख रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास तथ्य होने चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की समस्या में सबसे पहली समस्या क्या है? निम्न, जोत का निम्न आकार, ये लिख सकते हैं, जोत का निम्न आकार। ठीक है, अब जोत का निम्न आकार है तो आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा डेटाबेस देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो क्रियाशील जोत है, यानी कि जितना पूरी जमीनें सब पे तो नहीं हो रही ना खेती, जितने में खेती हो रही है वो लगभग उसका आकार देखें औसतन तो 0.73 हेक्टेयर है, जो कि बहुत कम है। सीमांत कृषक है भारत में। ठीक है, तो जोत का सबसे कम आकार है, यानी कि यहां पर प्रदेश का लगभग एक किसान के पास देखिए तो 0.7 औसतन इतना निकल के आ रहा है, जो कि संपूर्ण भारत का जोत कितना है? संपूर्ण भारत का जोत है 1.08 हेक्टेयर, तो इससे भी कम है। कारण यह है क्योंकि यहां पे आबादी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भारत के जोत के आकार से भी, संपूर्ण भारत के जोत के आकार से भी उत्तर प्रदेश का जोत का आकार बहुत छोटा है, पहली चीज। दूसरा, एक तो समस्या यह है।
अब जोत का आकार कम होने से क्या हो रहा है, कृषि करने में लागत बहुत ज्यादा आ रही है, और कृषि करने में लागत आने के कारण से जो कृषि उत्पाद है उनकी कम कीमत सबसे बड़ी समस्या है ना। कृषकों को कम कीमत मिल रही है, कम कीमत मिल रही है। अब देखो ये सारे पॉइंट आप हर एक पीएससी में प्रयोग कर सकते हैं। आपको बस ये वाला डेटा आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट का क्या है, और ये आपको बाकी जितने पॉइंट मैं बताता हूं सब लोग यूज कर सकते हैं अपने अपने स्टेट में, या भारत के संदर्भ में भी लिखना है तो आप यही सारे पॉइंट लिखेंगे। तो पहली समस्या क्या है, जोत का निम्न आकार, ठीक है। दूसरा है कृषि उत्पादों पर कम कीमत, सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा क्या है, जब एग्रीकल्चर में देखिए अब आज के समय पे सिंचाई के लिए चूंकि ज्यादातर जो आश्रितता है वो नलकूपों पर है, ठीक है, नलकूपों पर ज्यादा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा आपूर्ति। तो कृषि क्षेत्र में नियमित और समय पर ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाना, यह भी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, जब जरूरत होती है और फिर इसको लेकर के भी लगातार काम किया जा रहा है। एक और सबसे बड़ी समस्या है कि जितने भी किसान हैं, किसानों की आय नियमित आय के तौर पे नहीं है, लगातार कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि कृषकों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे का कारण एक ये है कि ये जो है लाभ का फायदा नहीं रह गया है, ठीक है। इसके अलावा जो कृषि अधिनियम आए हुए थे, कृषि अधिनियम से कृषि का जो वाणिज्यीकरण था उससे नवीन आशंकाएं उत्पन्न हो गई और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनरत हो गए। कृषि के वाणिज्यीकरण का ही डर था उनको, कारपोरेट निगमित कृषि को खिलाफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ गए। तो जो कृषि अधिनियम 2020 में आए थे उनसे भी क्या है, बहुत सारी आशंकाएं किसानों की निकल के आई। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं, किसान खरीदने के बाद बेचे कहां पर, बेचे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सबसे बड़ा मैटर बना हुआ है। अभी भी किसान जो है यही कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं मिली हुई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार जारी करती है, बट उस पे ही खरीद होती है, उस पे ही बेच होती है, ये तय नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि कृषि विपणन और संग्रहण, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, इसकी एक समुचित व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो एक लिखेंगे कि कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का सुव्यवस्थित नहीं होना, ठीक है, समुचित प्रशिक्षणों का अभाव है। तो एमएसपी का जो है, जो गारंटी वाली बात है वो भी यहां पे आप लिखेंगे। दूसरा, किसान अपने उत्पादन को कहां पे संग्रह करके रखे। जैसे होता क्या, किसान ने, ऐसे आमतौर पे ही होता है कि किसान के पास इतना कर्जा है कि जैसे ही वो अपनी फसल काटता है उसके बाद बाजार पे बेच देता है। लेकिन यदि वो उसके पास संग्रहण की व्यवस्था हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करे, उचित मूल्य होने पर उसे मार्केट पे बेचे। लेकिन उसके पास क्या है कि भंडारण की क्षमता ही नहीं है, तो कृषि विपणन कहाँ पे उसको बेचना है। और दूसरा, इसके लिए अभी बहुत सारे सुधार जरूर किए गए, ई मंडी आया है, या फिर जो अभी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की दिशा में प्रयास किया जाना था। तीसरा, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर है वो एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको लेकर के भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखना चाहें तो कृषकों का निम्न जीवन है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी आय नहीं है कि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से, अभी भी आज जाएंगे तो किसानों के पास जो है पक्के घर नहीं है, उत्तर प्रदेश में खासकर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, बाढ़ आता रहता है, सूखा आता रहता है, कई बार मानसून की अनिश्चितता रहती है जिससे कृषकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फसलों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, फसलों में कई बार फसलों में कीटनाशक लग जाते हैं, कीटनाशकों का, उचित कीटनाशकों का अभाव है ना, बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारे कीटनाशकों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इससे भी किसान परेशान रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कृषि प्रशिक्षण तथा कृषि शिक्षा का अभाव, उनको पता ही नहीं है कि क्या कितना करना है। मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है, अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जरूर जारी की गई, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं पे जो है उसे समुचित और प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। तो कृषि शिक्षा, कृषि एजुकेशन का पूर्ण अभाव है, इससे भी जो है कहीं ना कहीं पे जितना कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये सारी पर्टिकुलर समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं जिनसे किसान जूझ रहा है। तो कृषकों की आय को दोगुना को लेकर के सरकार ने फ्रेमवर्क तो तैयार किया, लेकिन सरकार जो है इस समय आकर के बैकफुट में आ गई जब से ये किसान बिल वापस लिए गए, ठीक है।
तो उपर्युक्त जितनी भी समस्याएं बताई, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा किसान आत्महत्या करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो किसानों की समस्या लिख देनी है उत्तर प्रदेश में। क्या कितनी समस्या मैंने बताई आपको? लगभग 10 पॉइंट लिखवा दिए। ठीक है, पहला आपका पॉइंट क्या होगा? जोत का निम्न आकार है। दूसरा, कम कीमत मिलना है। तीसरा, नियमित और समय पर ऊर्जा नहीं मिलना। चौथा, किसानों के पास ऋणग्रस्तता है ना, और खेती के लिए समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, नियमित आय का स्रोत नहीं है उनके पास कि कोई रेगुलर उनके पास इनकम हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो ये अधिनियम, कृषि अधिनियम 2020 आया था, इसके कारण बहुत सारी आशंकाएं थी। इसके अलावा कहाँ पे अपना माल बेचना है और कैसे उसको संग्रहित करना है, कहाँ पे, इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के चिंताएं हैं, और अभी भी जो है एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो गन्ना किसान हैं, गन्ना किसानों की भी चिंताएं हैं कि उनको समय पर जो है पैसा नहीं मिलता है चीनी मिलों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। किसानों का जीवन निम्न स्तर है, प्राकृतिक आपदाओं से जूझते रहते हैं, समय समय पर बाढ़, सूखा और मानसून की अनिश्चितता जैसा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा कृषि फसलों पर बीमारी के कारण से कीटनाशकों की समय पर आपूर्ति नहीं हो पाना, कृषि शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य का अभाव, ये सारी समस्याएं जो है निकल के आती हैं। ठीक है, तो आप यदि इतने पॉइंट लिख दिए तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ ठीक है, पर्याप्त समय, पर्याप्त पॉइंट लिखा है। ठीक है, अब बात आती है, दूसरा है कि इसके सुधार के लिए सुझाव दीजिए, क्या क्या सुधार करना है। जितनी समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं का सुधार करना चालू कर दीजिए। अब देखो, जोतों का छोटा आकार का एक ही उपाय था, कारपोरेट निगमित कृषि को बढ़ावा देना, जिसका बिल आया, लोगों ने विरोध किया, लोग नहीं समझ पाए उस बिल को। ठीक है, वो एक अलग विषय है। तो 2-3 प्रकार की जो है कृषि पद्धतियां हैं, जैसे निगमित कृषि है ना, निगमित मतलब कारपोरेट फार्मिंग। दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंधित कृषि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है नवीन कृषि पद्धतियों का प्रयोग करना, जिससे जोत का आकार को बढ़ाया जा सके। बड़ी जोत होगी तो फसल में लागत कम आएगी और उपज ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला काम है निगमित कृषि और अनुबंधित कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा जो है कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना, नई कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करना और कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना। ठीक है, इसके अलावा कृषियों की जो कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जो वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, उस पारिस्थितिकी क्षेत्र के हिसाब से फसलों का चयन करना। ठीक है, किसानों को इस चीज के लिए जागरूक करना, उन्हें एजुकेट करना कि आपके यहाँ पे जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पे किस तरीके की फसल होनी चाहिए, है ना। तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दूसरी तरीके का एनवायरनमेंट है, तो क्लाइमेटिक तरीके से चीजों को देखना। तो इस तरीके से फसलों का प्रशिक्षण करना, ताकि जो कृषि विभाग है, राज्य कृषि विभाग की मदद जो है इसमें सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। इसके अलावा कृषि निवेशों की आपूर्ति होना, किसान को समय पर पैसा मिले, इन्वेस्टमेंट, ताकि उसको जो है उसमें समय पर वो जो है अपना बीज डाल सके, जुताई करा सके और समय पर फसल उसको हो पाए। इसके अलावा प्रदेश में जितनी भी, सबसे बड़ी प्रदेश की समस्या क्या है, यहाँ पे भूमि का जो है जो एक स्वरूप है, कहीं पर भूमि बंजर है, कहीं पर जलमग्न है भूमि, कहीं पे बीहड़ है। जैसे आप पूर्वांचल ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पे बीहड़ है जो ग्वालियर से सटा हुआ क्षेत्र है, ग्वालियर हो गया या फिर ये झांसी वाला क्षेत्र हो गया। इधर पूरे क्षेत्र में जो नदियां हैं इनके द्वारा बीहड़ बनाया जाता है। तो यहाँ पे उपचारित कृषि होनी चाहिए। उपचारित कृषि के लिए भूमि में वृद्धि दी जानी चाहिए, भूमि को जो है स्पष्ट करना चाहिए। मृदा की गुणवत्ता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है तो, लेकिन उसका एक व्यवहारिक धरातल पर है नहीं। इसके अलावा सिंचाई साधन सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए लघु सिंचाई साधनों का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिसमें नहरों के माध्यम से, अब नहरें हैं तो लेकिन उनमें पानी नहीं है, तो लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैविक खेती, है ना। उर्वरकों के कारण से मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, तो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे उर्वरकों को खरीदने में भी तो बहुत सारी लागत आ जाती है ना। जैविक खेती किसान खुद भी कर सकता है, खुद उस उर्वरक बना सकता है। कंपोस्ट खाद को बढ़ावा देना, तो सतत उत्पादकता को सुनिश्चित कराने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना। बर्मी कंपोस्ट और गोबर गैस संयंत्रों को विकास में लाना, ये सारे पॉइंट आप लोग क्रम से लिख सकते हैं, यहाँ पे काम हो जाएगा। और साथ में चूंकि उत्तर प्रदेश हरित क्रांति वाला प्रदेश रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हाई यील्डिंग वैरायटी के जो संकर बीज हैं उनके उपयोग में वृद्धि करना। यदि ये सारे पॉइंट लिखे जाएं तो निश्चित तौर पे आपका सुधार से जुड़ी हुई पॉइंट हो गए। ठीक है,
तो सुधार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नई कृषि तकनीकों को प्रचार प्रसार करना और सभी को किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य दिया जाना। ठीक है, तो सबसे पहले कृषकों की समस्या यहां समाप्त हो जाएगी। दूसरा, निगमित कृषि और अनुबंधित कृषि को बढ़ावा देना। इसके अलावा कृषकों को भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को के बारे में बताना और उससे जुड़ी हुई, उस जलवायु परिस्थिति से जुड़ी हुई जो फसलें हैं उसके प्रति उसको जागरूक करना ताकि फसल की उत्पादकता बढ़ सके, ये कार्य करना। इसके अलावा कृषि में निवेश, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, किसानों को लेकर के जो निवेश है वो कि उसकी आपूर्ति समय समय पर होती रहनी चाहिए। इसके अलावा प्रदेशों पे समस्याग्रस्त जितनी भी भूमियां हैं उनको उपचारित किया जाना चाहिए, चाहे ऊसर भूमि हो, बंजर भूमि हो, जलमग्न भूमि हो, बीहड़ भूमि हो, उसको उपचारित करके कृषि योग्य बनाना चाहिए। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहिए। इसके अलावा लघु सिंचाई क्षेत्र में स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, जो ये नए पद्धतियां हैं सिंचाई की, इनको भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जितने भी नए पैमाने बनाए गए उनसे जोड़ के रखना चाहिए। एक और लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं और समस्याएं आती रहती हैं तो बीमा, कृषि बीमा को भी जो है कृषकों को पूरी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके लिए लाई भी गई है। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देना, इसके लिए काम करना, वर्मी कंपोस्ट और गोबर संयंत्रों को बढ़ावा देना, ये भी करना, और संकर बीज जो है हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का उपयोग करना। बस इतना लिख दिया। लिखने के बाद जो है बता दिया कि भैया उपर्युक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए उपर्युक्त सुझावों को लागू करना चाहिए, और लागू करने से इससे किसान आत्महत्या से बच सकेंगे और साथ ही फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और फसलों उत्पादन बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश की और कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और अभी क्या हो रहा है, भारत में किसान ना तो अपना पेट भर पा रहा है, ना भारत के दूसरे लोगों का पेट भर पा रहा है, जबकि 60% आबादी आपकी एग्रेरियन सोसाइटी में है। ठीक है, तो समावेशी विकास करना है, सतत विकास करना है, तो एग्रीकल्चर को आपको सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। जब तक आपकी एग्रीकल्चर हाई प्रायोरिटी में नहीं होगी तब तक आपका सतत विकास नहीं हो सकता है। तो यदि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो देश में निश्चित तौर पे सभी की स्थितियां मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें। तो ये थोड़ा सा एक 200 वर्डों में लिख जाएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, एग्रीकल्चर कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे कि कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद जो है आप आ जाएंगे समस्या पे, 10 पॉइंट समस्या के, 10 पॉइंट आप जो है सुधार के, इतना लिख के निष्कर्ष लिख के निकल जाएंगे। अब आपके पास ये पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बाकायदा कृषि और इस पे आपके पास पॉइंट होने चाहिए ताकि ऐसे वगैरह भी आता रहता है तो उसको भी आप लिख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने राज्य वार भी इन्हीं बिंदुओं को डाल सकते हैं। जितने भी अदर राज्य के भी एग्जाम हैं उसमें भी यदि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं। भारत से भी आता है तो भारत में भी डालना, बस डेटाबेस आपके पास अपना राज्य का होना चाहिए। स्पष्ट है? ठीक है, इसी तरीके से मैं अब जैसे उत्तर प्रदेश के अभी बहुत सारे टॉपिक लूंगा, जैसे आंतरिक सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, तो हर एक राज्य में भी वही सारी चीज़ें लागू होंगी, बस वहाँ का डेटा अलग होगा। उस डेटा को आपको भी कलेक्ट करना है और मैं भी बता दूंगा जब कभी मैं आपके राज्य का आंसर राइटिंग कराऊंगा। तो अभी मेरी प्रायोरिटी यूपी इसलिए है क्योंकि यूपी का मेंस है, यूपी का है, सीजीपीएससी का है, 2 मेंस अभी हमारे सामने खड़े हैं, और एमपी का है। ठीक है, तो मैं एमपी भी शायद क्वेश्चन उसके भी लूँ। एमपी में पहले बताऊंगा, एक तो एमपी में क्या है कि क्वेश्चंस को एक तो मल्टीपल वैरायटी में लिखना है, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति दीर्घ उत्तरी, है ना। वहाँ पे 5 नंबर, 2 नंबर, 4, ऐसे पूरा खिचड़ी बना रखा है, तो इसलिए वहाँ पे एक शब्द में भी लिखना है। तो वो पहले समझते हुए फिर हम लोग एमपी को भी करेंगे, मतलब करवाएंगे, उसको भी मैं सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बस ये है कि कंटिन्यूअस रहे। तो अब यूपी को लेकर के अभी जो महत्वपूर्ण है, अभी ये इकोनॉमी से है, फिर ऐसे ही ज्योग्राफी से उठाएंगे, ऐसे ही आपके हर एक इतिहास से टॉपिक हैं, सबसे टॉपिक बना करके मैं आप लोग के आंसर राइटिंग कराऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आज का आंसर राइटिंग का, जो कल मैंने करवाया था उसकी